नमस्कार. मी प्रशांत सेतवाल, संचालक सुप्रत क्लासेस जळगाव. माझ्यासोबत सुप्रत क्लासेसचे आधारस्तंभ आणि केमिस्ट्री विषयाचे प्राध्यापक समीर अली सर आणि खास या ठिकाणी आमंत्रित सुप्रत क्लासेसचा विद्यार्थी गुप्तेश साहू. मी स्वागत करतो गुप्तेश तुझ्या या ठिकाणी. तर मित्रहो, गुप्तेश ने आत्ताच झालेल्या नीट 2024 परीक्षेमध्ये 595 मार्कांचा डोंगर उभा करून एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे आणि सुप्रत क्लासेसच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलेला आहे. तर हे 595 मार्कांपर्यंतची मजल गुप्तेशने कशी गाठली हे आपण या ठिकाणी जाणून घेऊया. तर माझं गुप्तेशला विचारणं आहे की गुप्तेश, तू आता नीट एक्झाम मध्ये यश मिळवलेलं आहे, तुला कसं फील होतं बेटा? हाउ डू यू फील? यानी जब रिजल्ट आया था तब से बहुत अच्छा लग रहा है. घर पे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहा है और यानी पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है. टीचर्स भी खुश है. जैसे आपको फ़ोन यानी मैसेज डाला था तो आपकी तरफ से मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन गुप्तेश, तुमने प्रूव किया कि तुम क्या कर सकते हो. वो सब सुन के अच्छा लग रहा है. रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है. यानी अब घर में अच्छा ही माहौल है, खुश. यानी जैसा माहौल पेपर के पहले था एकदम, यानी एकदम शांत माहौल था. स्ट्रेस भरा था, टेंशन भरा था, स्ट्रेस भरा. एकदम गुड फील हो रहा है आपको? हाँ, अभी नॉर्मल है, एकदम आराम से शांति से बैठा हूँ. यानी घर पे बस अब आराम ही कर रहा हूँ. अच्छा, मुझे बताइए गुप्तेश कि आपको नीट गोल आपने फिक्स किया कि मुझे नीट करना है, तो आपको डॉक्टर बनना है. नीट के जरिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनना है आपके दिमाग में कब आया? डॉक्टर बनना तो बहुत, यानी जैसे छोटा था तब पूछते थे ना कि बड़े होके क्या बनना है क्या बनना है. तो मेरी मम्मी का पहले से ही गोल था कि मेरे को डॉक्टर बनना है. तो 9 तक मेरा परफेक्ट गोल था कि डॉक्टर बनना है. पर फिर उसके बाद थोड़े मिस इन्फॉर्मेशन थे कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता. पर 10th के बोर्ड्स के 3 महीने पहले मुझे नीट एग्ज़ाम रही थी, उससे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता. फिर उसके बाद मेरा यानी जो मेरा गोल है वो मुझे पाना है, उसका यानी ये मोटिवेशन अंदर से आया और एकदम पक्का हो गया कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है. पहले तो ऐसा लग रहा था कि नीट बहुत हार्ड है, इसके लिए मुझे लगा था कि BHMS कर लूँ वही बड़ी बात है. पर अब MBBS का गोल है और देखो गुप्तेश, अभी मेडिकल कॉलेज के MBBS के फर्स्ट ईयर में जब अपना स्टेप रखेगा तो कितना खुशी का माहौल उसके परिवार में होगा, ये वही जानते हैं. और इस बात को मैं रियलाइज कर सकता हूँ. तो मेरा कहना है गुप्तेश को कि बेटा गुप्तेश, आपने 10वीं के एग्जाम के पहले आपको मालूम पड़ा 3 महीने पहले कि हमें डॉक्टर बनना है आपको, और उसके लिए आपको नीट एग्जाम की जानकारी आपने इकट्ठा की. लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो जब बच्चा 5वीं की कक्षा में जाता है तभी उसके ऊपर वो अपना सारा जो बर्डन होता है वो डाल देते हैं उसके ऊपर, बोलते बेटा नीट की तैयारी कर. ऐसा कुछ नहीं है. आप 10वीं के एग्जाम के बाद भी अगर आपने सोचा कि मैं नीट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल ही क्रैक कर सकते हो. इसका जीता जागता उदाहरण है गुप्तेश. मैं एक बात और पूछना चाहूँगा गुप्तेश से. जैसे आपने सोचा कि आपको नीट करना है, तो क्या आपको 8 से 7C प्रिपरेशन करना पड़ी या फिर अभी 10th के ही 2 सालों में ही आपने, मतलब उसको सीरियसली कब से प्रिपरेशन शुरू किया आपने? सीरियसली प्रिपरेशन तो 10th के बाद से ही चालू किया. और मुझे जेई के बारे में इन्फॉर्मेशन था, नीट के बारे में नहीं था, क्योंकि जेई के मेरा जो दोस्त था वो यहाँ यानी उसने फाउंडेशन क्लासेस लगाए थे तो वो आके मुझे बताता. तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पहले से आता. तो 7 से वो जो यूट्यूब पे अंतरिक्ष टीवी करके चैनल आता ना, उस पर मैं थोड़े वीडियोस देखता था. तो वेवलेंथ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे को पहले से ही नॉलेज था. पर सीरियसली मैंने 10th के बाद ही लिया. और यानी ज़्यादातर मैंने 10 के बाद ही किए. मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट मालूम थे, नॉलेज था, पर ऐसा ये नहीं मालूम था कि यही फॉर्मूला आएगा. क्या हम इससे ऐसा बोल सकते हैं कि आप ये हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे या फिर
स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि सफिशिएंट है 11-12, या फिर आपको 10th भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, या फिर 11-12 ही आप एनसीईआरटी और ये स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं तो भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं? 8-9 की पढ़ाई जो 8-9 में सिलेबस है उसी को अच्छे से करो, क्योंकि वही बेस रहता है ज़्यादातर। 8-9 में हमें एटम्स, और 10th में जैसे रे ऑप्टिक्स चैप्टर भी है और कार्बन चैप्टर है, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। पर 11-12 ही सफिशियंट है। बहुत टाइम है, 730 डेज रहते हैं हमारे पास, और इतना टाइम बहुत रहता है नीट के लिए, क्योंकि नीट में हमें एक स्कोर लाना रहता है, और इतना हार्ड भी नहीं नीट। पर जैसे बायो आजकल पेपर बहुत ज़्यादा इजी आने लगे, जैसे मैच द फॉलोइंग्स और असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस, जिससे अपने को एक ऑप्शन पता चल ही जाता है कि यही राइट आंसर होगा। इसके लिए बायो में प्रॉब्लम नहीं जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारा 9th 10th और 8 इसका मैथ भी पक्का होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में मैथ के प्रॉब्लम बहुत आते हैं, और हमें थोड़ा यानी अपना एक्स्ट्रा दिमाग यानी थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चन में लगाना चाहिए कि ये नहीं तो ये अपने को। पर 11-12 ज़्यादा सफिशियंट है। तो मेरा आपको ये पूछना था मुक्तेश कि आपने 11-12 जो साइंस लिया तो कौन सी बोर्ड से एडमिशन लिया? मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से एडमिशन लिया। ओके, तो हमें तो ऐसा ज्ञात है कि नीट को तो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई सिलेबस। तो ऐसा है क्या कि 11वीं में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहिए? नहीं, 11वीं में सीबीएसई बोर्ड पढ़ने से अच्छा है महाराष्ट्र बोर्ड ही पढ़ी हो, क्योंकि महाराष्ट्र बुक की जो एनसीईआरटी की महाराष्ट्र बुक की स्टेट बुक की जो बायो की बुक है, उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। यानी जो बच्चे एनसीईआरटी यानी सीबीएसई में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लेते हैं और क्या बोलते थे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करते, ये वाले मॉड्यूल्स करते, उससे अच्छा क्या बोलते तो स्टेट बोर्ड की बुक खरीद लो, महाराष्ट्र बोर्ड की, उसमें सब नॉलेज दिया है और बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है और बहुत अच्छा दिया है। मैंने अभी जब स्टेट बोर्ड की तैयारी की थी तब मेरा सारा कवर क्या बोलते तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से हो गया था, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसमें फिजिक्स का अच्छा है कि आधे चैप्टर जो 11th के इजी वाले वो 11th के चीज में, और 12th के हार्ड जो चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का हाफ पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हाफ पार्ट, मैग्नेटिज्म का हाफ पार्ट इधर साइड है, और वही सेम ट्रेंड 12th में भी। तो इसमें आपको एकदम बैलेंस ये रहता, जैसे कि 11th में बहुत सारे एनसीईआरटी में 11th के सभी इजी चैप्टर्स है, जैसे मोशन सेक्शन हो गया, हीट सेक्शन हो गया, और यूनिट्स मेजरमेंट हो गया, ये सब इजी चैप्टर है। और जो हार्ड चैप्टर्स है इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक के, वो सब एनसीईआरटी में 12th में। पर वो सब साथ में पढ़ने से अच्छा है कि आप 11th में आधे पढ़ो और 12th में आधे पढ़ो। तो स्टेट बोर्ड भी अच्छा है, और रेफरेंस के लिए अपने साथ एनसीईआरटी की बुक रखो। और वैसे भी नीट में एनसीईआरटी से चाहता तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी यूज करो, पर अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टेट बोर्ड ही सही है। और मेरा ये कहना है आपको कि आपने जैसे कि बताया कि आपने 11 से ये सब पढ़ाई की, तो मेरा ये सवाल है कि जैसे कि नीट में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में 50% वेटेज होता है और बचा हुआ 50% ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड हो जाता है। यानी फिजिक्स होता है 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री होता है 180 मार्क्स का, तो बायोलॉजी 360 मार्क्स का। तो आपने फिजिक्स के लिए आपका एवरेज जो टाइम था पढ़ाई का वो कितना था, केमिस्ट्री का एवरेज टाइम कितना था और बायोलॉजी का एवरेज टाइम कितना था? यानी आप तीनों विषयों को किस तरह से टाइम डिवाइड किया कि ताकि आपका ये जो स्कोर है ये 595 बन पाया? केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैंने बायो से ज़्यादा टाइम दिया, 50% हाँ 50% सिलेबस होने के बाद भी, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ है जो हम 10th तक करते आते हैं, रट्टा ही मारते हैं, तो उसको रट्टा ही मारना रहता है वैसे बायो का, क्योंकि उसमें से जो बुक में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन क्या आते हैं तो बुक में से तो आएंगे, पर उसमें कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे। इसके लिए मैंने फिजिक्स को ही मोस्ट ऑफ द टाइम दिया। यानी अगर मैं एवरेजली 6 आवर पढ़ता था तो 3 आवर्स का मेरा फिजिक्स रहता था, 2 आवर्स का क्या बोलते केमिस्ट्री रहता था और 1 आवर बायो करता था। बायो का मैं जो जिस दिन अगर सर ने सुबह पढ़ाया वही मैं शाम को यानी उसी दिन पढ़ लेता था और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था PYQ से और नीट गाइड से बस। और ज़्यादातर टाइम मैंने फिजिक्स को ही दिया। इसके लिए मैं फिजिक्स में अच्छा, यानी जो बोलते हैं जनरली सब लोग बोलते हैं कि यदि आपको नीट क्रैक करना होगा तो विदाउट फिजिक्स यू कांट क्रैक नीट एग्जाम। यानी ये सही है, आपके जो है कहने से पता चलता है कि आपने बायो से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दिया। ठीक है, तो आपने फिजिक्स का जो पढ़ा यानी आपने खुद ने उसे सॉल्व किए प्रॉब्लम, खुद पढ़े या किसी टीचर की आपने हेल्प ली? कॉन्सेप्ट तो अभिमन्यु सर ही अच्छा सिखाते थे, तो कॉन्सेप्ट तो घर पे आके समझ जाता था। पर जब मैंने सर से पूछा था कि क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर, सर ने सिंपल आंसर दिया था कि पहले 4-5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन में वो बुक में बहुत शॉर्ट में दिया रहता, तो उसमें जो दिया आंसर
तो उसमें समझने की कोशिश करो कि वो यानी फॉर्मूला नहीं लिखते, वो डायरेक्ट फॉर्मूला की जगह वैल्यूज लिख देते हैं। तो वो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या वैल्यू किस चीज़ की दी है और फिर इधर फॉर्मूला चेक करो। तो मैं पहले कोई भी यूनिट का या फिर कोई भी पॉइंट का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके 2 या 3 क्वेश्चन का पहले सोल्यूशन देखता था, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करता था। और जो क्वेश्चन हार्ड रहते थे वैसे अगर जो क्वेश्चन हार्ड रहते थे उनका 2 बार सोल्यूशन चेक करता था, 3 बार चेक करता था। अगर 3 बार बाद में आ गया था तो खुद करता था, नहीं तो फिर सर से ही पूछता था। यानी आपने अभिमन्यु सर का नाम लिया, यानी अभिमन्यु सर ने आपको फिजिक्स के लिए अच्छा गाइड किया, ऐसा आपका हाँ। कहना है, ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो गया। हाँ। यदि यानी फिजिक्स का आपका जो 127 का स्कोर है, अगर 127 नहीं होता और अगर ऊंच नीच हो जाता तो इधर भी अपनी एमबीबीएस की सीट जो है वो भी ऊंच नीच हो जाती। ठीक है, तो फिर आपने केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का भी आपने, जैसे कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो आपने कौन से पार्ट पर ज्यादा फोकस किया? मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा था, क्योंकि फिजिक्स अच्छा था तो फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा था। सेम पॉइंट आ जाते, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, इधर माइनस प्लस का ही यानी डिफरेंस रहता है। और बाकी मुझे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता था, इसके लिए मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल समझ में आता था, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट आ जाते जैसे रेजोनेंस, इंडक्शन, और जैसे सर ने भी बहुत यानी सिखाए थे, यानी कुछ ट्रिक लिख के दे दी थी, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के क्या बोलते, तो सर ने ये ट्रिक्स लिख के दे दी थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन, तो ऐसी 56 रिएक्शन मैंने नेमिंग रिएक्शन अलग से निकाल के रखी थी, वो मैंने याद की थी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसे मैं बायो पढ़ता था वैसे ही पढ़ता था, पर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हार्ड चैप्टर थे, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक 12th का, उसमें बहुत ज़्यादा यानी मेहनत की। और वो मेरे स्टार्टिंग से ही क्या बोलते तो बहुत वीक चैप्टर्स रहे, पर लास्ट के जो मंथ था या फिर लास्ट के जो 5 दिन थे, जो 30 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में, उस टाइम पे मैंने क्या बोलते तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को 3 बार पढ़ा था। बाकी सब चैप्टर्स को एक बार रिवाइज किया था, पर वो 3 बार पढ़ा था, जिसके कारण मेरे नीट के क्वेश्चन वो डी ब्लॉक के तो सभी राइट गए थे। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपको यह है कि आपने फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया, अभी तो जो बायोलॉजी है जिसका वेटेज 50% है नीट में, हाँ, तो आपने बायोलॉजी का कैसे पढ़ाई की और आपने बायोलॉजी का स्कोर 370 तक आप कैसे लेके गए उसको? बायोलॉजी के लिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैं घर पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, क्या बोलते तो बुक से क्वेश्चन पेपर निकाल के उनके, ऐसे मैंने 15 पेपर दिए हैं बायो के। तो बायोलॉजी में मेन चीज़ ये है कि आपको लाइन टू लाइन याद रहना चाहिए, डायग्राम्स याद रहने चाहिए। डायग्राम्स में जो पॉइंट दिया है, यानी जैसे क्या बोलते तो बायोलॉजिकल क्लासेस में वो फोकस के डायग्राम में दिया है कि एयर ब्लैडर रहता है उसमें, वैसे हर चीज़ अपने को याद रहनी चाहिए। और जैसे C3 साइकिल है जिसमें दिया है क्या बोलते तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, वो सब पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए, वो हमारे अच्छे से हो जाने चाहिए। और बायो में ज़्यादातर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जिसमें सिर्फ 1 वर्ड का आंसर रहता, वो सबको ही आते। अगर आपका असर्शन रीजन कंप्लीट रहेगा, स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन याद करना चाहिए जिसमें आपकी पूरी स्टेटमेंट, जिसमें इन और एंड से फर्क बदल जाता है। मेरे जब मैं घर पे प्रैक्टिस करता था तो सेम डिफरेंट में बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ये इसके पॉपुलेशन के उसमें, जिसमें सेम स्पेसीज इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन के इसमें सेम स्पेसीज डिफरेंट स्पेसीज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। इसके लिए मैंने ज़्यादातर स्टेटमेंट पे ही ध्यान दिया। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करो, मैच द फॉलोइंग करो। मैच द फॉलोइंग आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूर रहते। असम्पशन रीजन वाले करो कि असम्पशन पढ़ने के बाद रीजन की जगह रीजन में बिकॉज लगा के चेक करो, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है तो ही आंसर टिक किया। दोस्तों, अभी जो पेपर हुआ बायोलॉजी नीट 2024 में, तो मैंने काउंटिंग किया, असर्शन रीजन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, मैच द टेबल, तो आउट ऑफ 100 51 क्वेश्चंस देयर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसा कि रुपेश ने बताया कि उसने वो फोकस किया और वैसा ही पेपर इस बार निकाला गया। यानी यह विजन होना चाहिए कि अगला जो पेपर है, हमें अगला जो एग्जाम फेस करना है नीट का, तो उसका थोड़ा गेस करो कि नीट का एग्जाम कैसे होने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन जो नीट का है मेरिट वो बढ़ रहा है। यानी जहाँ तक मुझे पता है कि पहले जो होता था नीट, यानी जब नीट स्टार्ट हुई तो 300 मार्क्स पर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। अभी तो आपको 550 के आगे ही मार्क्स लाना है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो बेटा, आपका नीट का एग्जाम के पहले आपने पढ़ाई
कब छोड़ी? यानी कि नीट एग्जाम आपका हुआ 5 मई को, तो आपने अपनी पढ़ाई कब बंद की करना? एग्ज़ाम के पहले 4 मई को ही रात को 9 बजे मैंने यानी पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि सर ने बोला था और घर पे मम्मी पापा ने बोला कि अगर नींद अच्छी हुई रहेंगी तो पेपर अच्छा जाएगा। और वो ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैं सेंटर में 11 बजे से जाके बैठा था और मैं वहाँ पे 4 घंटे ऐसा बैठा ही रहा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर होता है, क्योंकि एकदम यानी आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहता, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा था और मुझे तो यानी ऐसा एकदम टेंशन आ गया था, क्योंकि फिर पेपर कैसा आएगा वो आएगा। और फिर यानी फोकस बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं 9 बजे ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके लिए मैंने 3-4 दिन पहले ही मेरा पोर्शन ज़्यादा यानी रात को 3-3 बजे तक जाग के भी मैंने पहले मेरा यानी रिवीजन कंप्लीट किया कि मैं 4 तारीख को 9 बजे यानी बंद कर सकूँ। और 9 बजे मैंने पूरा क्लियर बंद किया और 10 बजे मैं सो गया था। अच्छा, देखो मैं जाकर देखता हूँ बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, नीट की एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम होता है सुबह 9 बजे, वो रात को उनको नींद आती नहीं, रात भर पढ़ते रहते हैं। सुबह उठ के भी उनके हाथ में किताबें रहती है, 9 बजे तक वहाँ पर रिपोर्टिंग करते करते किताब हाथ में रहती है। तो गुप्तेश का तरीका सही है, क्योंकि हम इसका तरीका सही भी मान रहे हैं। सही इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने वो साबित किया है स्कोर लाके। अगर इसने उस तरीके से पढ़ाई की और अपना स्कोर साबित किया है, तो इसका तरीका तो हमें सही मानना ही होगा। तो अभी थोड़ा हम अभी लास्ट मोमेंट पर जाते हैं। अभी ये जो आपने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, तो आपने पढ़ा, आपकी जो हार्डवर्क है, आपकी जो लगन है, उसको तो हमारा सलाम है ही। लेकिन इसके पीछे हु इज बिहाइंड योर सक्सेस? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मेरे पापा। उसके बाद क्या बोलते तो सर, और फिर अभिमन्यु सर। इनका बहुत ज़्यादा यानी ये था मेरे पीछे कि पढ़ना चाहिए। और ये सर भी खुद डॉक्टर है, तो सर ने खुद ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उनने जो गलती की वो भी मुझे बताई कि ये गलती नहीं करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा। केमिस्ट्री वाले सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मेरे लास्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम जैसे क्वेश्चन के जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे, जो मुझे जमते ही नहीं थे, वो सर ने क्वेश्चन की ट्रिक्स लिख के दी, कैसे कैसे सॉल्व करना है। यानी सर ने खुद बैठ के मुझे समझाया, तब मेरे को वो क्वेश्चन आने लगे। इसके लिए मैं यहाँ पर गुप्तेश का धन्यवाद कहना चाहूँगा। गुप्तेश ने समय निकाल कर जो हमारे दर्शक है उनके लिए अपने जो 2 शब्द है वो कहे, और जिसकी बदौलत अभी आगे आने वाले जो एग्जाम है नीट की, जो उसके एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट, वो उसमें सक्सेस प्राप्त करे। और गुप्तेश जैसे स्टूडेंट्स मिलना यानी यह बहुत भाग्यशाली होता है। और ऐसा नहीं है सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो उनको गाइडेंस करने में टीचर को भी बहुत मजा आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमारा सलाम है। और मैं गुप्तेश को धन्यवाद कहूँगा कि आप यहाँ पर अपना जो सक्सेस है, सक्सेस शेयर करने के लिए आए और अपने माध्यम से जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया। धन्यवाद। थैंक यू सर।